नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, कक्षा 8 विज्ञान का तीसरा चैप्टर है अपना संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। असल में रेसे होते क्या हैं, प्लास्टिक कितनी प्रकार की होती है, कैसी होती है, इनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे और एंड में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं पोशाक की। पोशाक यानी अपने कपड़ों की। जैसा कि हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक यानी कि जो कपड़ा होता है उससे बने होते हैं। तो आखिर कपड़ा किससे बनता है? तो आप कहोगे कपड़ा धागों से बनता है। तो धागे किन से बनते हैं? धागे कॉटन से और इस प्रकार की चीज़ें जैसे रेशम हो गया, कॉटन हो गया, इस प्रकार की चीज़ों से बनते हैं। आगे हम इसी चीज़ों के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखा आपने कि कपड़े प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्रोतों से रेशों से प्राप्त जो रेशे बनते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक रेशे और जो संश्लेषित रेशे हैं वो आखिर होते क्या है। तो बात करते हैं कि जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया आदि, ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक हो गया एक तरीके से। दूसरा संश्लेषित रेशे जो मानव द्वारा बनाई जाएंगी, यानी कि मानव की जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से मानव अपने लिए रेशे बनाएगा, यानी कि अपने लिए फैब्रिक बनाएगा एक तरीके से। अब संश्लेषित रेशे आखिर होते क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। तो जो धागे होते हैं उनके मन को हार में पाई जाने वाली एक प्रकार की बनावट का एक आपको ध्यान, जैसे माला होती है उसके बारे में बताया जा रहा है आपने को। जैसे आप नीचे फोटो में देखेंगे एक माला बनी हुई है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। अब इनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो एक संश्लेषित रेशा जो होता है उसमें छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है वो। अब वो एक श्रृंखला बनाता है पूरी की पूरी, यानी कि एक चेन के तरीके से। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है, लेकिन इस प्रकार की छोटी से छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बहुलक यानी कि पॉलीमर बनाती हैं। और पॉलीमर को हम पोली या मर दोनों शब्दों से मिलकर बना है। तो पोली का अर्थ होता है अनेक और मर माना होता है अनेक भाग या इकाई। इस प्रकार एक ही आकृति बार बार दोहराई जाएगी तो उससे पॉलीमर बनेगा, और पॉलीमर को हम बहुलक कहते हैं, जो आप बड़ी कक्षाओं में इनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर प्रकृति में पाए जाने वाले जो सेलुलोज होते हैं वो होते हैं। इनको हम बहुलक कहते हैं या फिर सेलुलोज की इकाई कहते हैं। सेलुलोज क्या होता है कि बड़ी इकाइयों से निर्मित होता है, बड़ी इकाइयों से मिलकर बना होता है। छोटी से छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी आकृति, बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं। अब बात करेंगे कि संश्लेषित रेशे आखिर होते कितने प्रकार के। अब अपन ने एक चीज़ तो कर ली कि संश्लेषित रेशे किससे बनते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम उसके डिफरेंट काइंड्स टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका है रेयोन। अब रेयोन क्या होता है कि रेयोन आपने 7वीं में पढ़ा होगा, लेकिन 7वीं का पढ़ा हुआ आपको याद नहीं है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि रेशम कीट से प्राप्त होता है रेयोन। अब रेशम कीट यानी कि एक कीट यानी कि एक कीड़ा होता है, उससे रेशम के जो पौधा होता है उसके ऊपर लगा होता है, शहतूत के पौधे के ऊपर ये पाया जाता है और इसको पाला जाता है और इसी से रेशम बनाया जाता है, जो काफ़ी महंगा होता है। और प्राचीन अपन बात करेंगे इतिहास की, तो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता था ये। अब खोज तो इसकी चाइना में हुई थी, लेकिन भारत में महंगा महंगा वाला बनाया जाता था। तो अब इसके बारे में देखते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त होता है। यह कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट और इसकी अच्छी मनमोहक दिखने वाली चीज़ जिससे हर एक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए 19वीं शताब्दी में अंतिम छोर में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया था और यह रेयोन और जो कृत्रिम रेशम होता है उससे बनाया गया था। अब रेयोन की हम बात करें हैं तो रेयोन क्या होता है कि रेयोन को जो अपने कपास होती है उसके साथ मिलाकर हम उसे चादरें बनाते हैं, उसे गलीचे बनाते हैं, नीचे चादर बिछाने के गलीचे बनते हैं। और ये क्या होता है कि इस पर रंगाई का काम भी अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक है या फिर ये संश्लेषित है, तो हम बताएंगे ये संश्लेषित हैं, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से आप फोटो में देख पाएंगे
ये आपका नीचे फोटो बना रखा है, इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखा होगा, गलीचे जो नीचे बिछाए होते हैं पुराने ज़माने में, आप देखते होंगे आपके घर पे भी बिछाए हो सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें इससे बनाई जा सकती है, ठीक है। और इससे आजकल वो जो ओढ़ने के लिए, इसके लिए भी बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नायलॉन की। नायलॉन का नाम आपने अच्छे से ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि नायलॉन के जो रस्सियाँ वगैरह भी आती है, आपके कपड़े सुखाने की रस्सी वगैरह, इस प्रकार की रस्सी भी बनाई जाती है। तो अब नायलॉन क्या होता है कि नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। देखो, इसको भी बनाया गया है। इसकी जो खोज हुई थी सबसे पहले 1931 यानी कि 1931 में, बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल या पौधे या जंतु से हुई थी। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया था। यह प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था, यानी कि मजबूत भी था और लंबा भी हो सकता है। खींचने पर मतलब लंबाई ज़्यादा हो जाती है ना, बढ़ जाती है, उसको कहते हैं प्रत्यास्थता। और हल्का माना वजन में हल्का, भारी भी नहीं था। और ये अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता था, तो चमकीला भी था बढ़िया, और धुलने में भी अच्छा था, धोने पर भी इसको अच्छे से बनाया जा सकता। यह कपड़ों के निर्माण हेतु प्रचलित हुआ। सबसे पहले इसके कपड़े बनाए गए। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इसके नायलॉन पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियाँ बना सकते हैं? तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो हाँ बिल्कुल, नायलॉन का रेशा इतना मजबूत होता है कि आप जो पहाड़ की चढ़ाई वगैरह होती है वो इस पर आसानी से की जा सकती है। हम नायलॉन से निर्मित वस्तुओं के उपयोग में हम देखते हैं कि जुराबे यानी कि जो अपनी मोजे होते हैं वो, रस्सियाँ, तंबू बनते हैं, दांत साफ करने का ब्रश भी बनता है, कारों की सीट, पट्टे और स्लीपिंग बैग, ये सैन जो होता है सोने का होता है, पर्दे भी बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैरासूट में बहुत ज़्यादा होता है। पैरासूट जो आकाश से नीचे कूदने के लिए उपयोग में लिया जा सकता था, जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार का पैरासूट है, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसी से बनाया जाता है, अभी भी इसी से बनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं कोई क्लाइंबिंग कर रहा है, पर्वतारोही बोल सकते हैं इसको, तो इसके लिए रस्सी बनाई जाती है, रस्सी भी इसी से बनाई जाती है। ये इतना मजबूत होता है, इसी कारण इसकी रस्सी इतनी आसानी से बनाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे आगे कि आगे क्या है। अब तीसरा है अपना पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर और एक्रिलिक दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। तो पॉलिस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। अब हम इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं आती, यानी कि ये क्या होता है कि इसके अंदर सिलवटें नहीं आती, आपको प्रेस करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक सपाट कपड़ा होता है और इसे सरलतापूर्वक धोया भी जा सकता है। यह वस्त्र सामग्री है तो पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें, पॉलिएस्टर की कमीजें होती है जैसे क्रिकेट में पहनने वाली जो टी शर्ट है, उस प्रकार की चीज़ें, हालांकि क्रिकेट की तो अच्छी महंगे कपड़े से बनती है, पर इस प्रकार की जो फिनिशिंग में अच्छी होती है, आप खुद पहनते होंगे। इसके लोअर वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा आने लगे अभी तो, पॉलिस्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो इसके कपड़े वगैरह अच्छे से बनाए जा सकते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन प्रकार का एक पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। पहले छोटे छोटे रेशे बनाए जा सकते हैं और फिर से दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं पीईटी। पीईटी क्या है? पीईटी एक पॉलिएस्टर एथिलीन टरथेलेट है। यह बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतलें बनाने में, बर्तन में, फिल्म, तार, अन्य प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब यह आखिर होता क्या है? तो आपने पॉलिएस्टर का नाम सुना, तो पॉलिएस्टर क्या होता है? पॉलिएस्टर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली और एस्टर। वास्तव में एक रसायन है एस्टर, जिसमें हल्की सी खुशबू तरीके से आती है, खुशबू आती है एकदम से, हल्की सी सौंधी सी खुशबू आती है। इसकी इकाइयों को रिपीटेड करने के से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। आपने विभिन्न फलों में जो गंध देखी है कि इसका ये, जैसे नींबू की गंध अलग हो गई, संतरे की गंध अलग हो गई और केले की गंध अलग हो गई, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो एस्टर क्या करता है? उसको गंध प्रदान करता है प्राकृतिक तरीके से। अब इससे निर्मित कपड़े, जिसको पॉलीकाट या पॉलीवूल कहते हैं और टेरिकाट कहते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। टेरिकाट गाँव में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। टेरिकाट के कपड़े वगैरह, टेरिकाट की चीज़ें गाँव में अक्सर इसको बोला जाता है। जैसा कि नाम सुझाते हैं कि ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बने होते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर कपास का मिश्रण है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है। ठीक है, इस प्रकार के मिश्रण से ये मिलकर बना होता है। अब हम सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं, जैसे शाल हो गया ओढ़ने का, स्वेटर हो गया, कंबलें हो गई ओढ़ने की,
तो इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। आपको दिखा लगता है कि जैसे प्योर ऊन से बना होता है, लेकिन ऊन इतनी मात्रा में उपलब्ध कहाँ होती है, और होती भी है तो उसके कपड़े इतने महंगे पड़ते हैं कि आम आदमी की पहुंच से वो दूर है। तो ये सस्ते कैसे बनाए जा सकते हैं, तो इसके लिए एक संश्लेषित रेशे जैसे अभी पढ़ रहे इनकी ज़रूरत पड़ी, तो इनकी ज़रूरत से फिर हर एक व्यक्ति को ये सब चीज़ें मुहैया हो गई। यद्यपि ये ऊन के जैसे दिखाई देती है, ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशों से तैयार की जाती है जो एक्रिलिक कहलाती है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी ऊन अपेक्षाकृत सस्ती होती है, विविध रंगों से उपलब्ध होती है और ये अधिक टिकाऊ भी होती है और पहुंच के भीतर भी होती है। मैंने बताया आपको पहुंच के भीतर, ये सबसे बड़ी बात है जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा ये अधिक लोकप्रिय हो गई। देखो कोई भी चीज़ बनेगी अगर सस्ती नहीं होगी तो बाजार में आएगी कैसे, लोग उसको पसंद क्यों करेंगे। जब पहले से इसके समान कोई चीज़ उपलब्ध होगी तो लोग उसको पसंद ही क्यों करेंगे। तो इसका कारण है कि वो सस्ती होनी चाहिए, अगर सस्ती होगी तो ही लोग उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सभी संश्लेषित रेशे जो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल होते हैं जिसको पेट्रो रसायन कहते हैं, ये विभिन्न प्रक्रमों में तैयार किए जाते हैं, यानी कि बहुत जो अपनी लैब होती है उसके अंदर ये बनाए जाते हैं। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, अब अपन ने रेशों के बारे में इतना अध्ययन कर लिया कि रेशे इतने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। अब इसके गुणधर्म यानी कि आखिर में इनके यूजेस कहाँ हो रहे हैं, इतना बना भी रहे हैं तो यूज कहाँ हो रहा है। अब बात कल्पना करें कि आज वर्षा का दिन है, ठीक है, कल्पना कर ली, तो आप छाता ले रहे हैं, छाता भी उसी से बनेगा। आप जो परिधान पहन रहे हैं उस टाइप के, तो वो भी इसी से बनेगा। तो ये एक तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले प्लास्टिक के रूप में कि आखिर में प्लास्टिक होती क्या है। तो प्लास्टिक क्या होती है आपने पता ही है आपको कि आपके घर पर जो चीज़ें बनी हो, जैसे सबसे पहले बात करें तो जैसे अपने नहाने की बाल्टी वगैरह हो गई, कुर्सियाँ हो गई घर में, मतलब मोस्ट ऑफ चीज़ें प्लास्टिक की आजकल काम में लेने लग गए, बोतलें हो गई पानी की, मोस्ट ऑफ। तो आप घर पर इन चीज़ों से सबसे परिचित होंगे और आपको पता भी होगा। आप मैं अगर आपसे कहूँ तो आप लंबी सी लिस्ट बना देंगे। संश्लेषित रेशे एक तरह की प्लास्टिक भी एक मतलब बहुलक होती है, इसी से बहुलक से मिलकर ही बने होते हैं। प्लास्टिक की इकाइयों की जो इकाइयाँ होती छोटी छोटी, उनको एक व्यवस्थित क्रम में मिलाकर इसको बनाया जाता है। जैसे कि मैं आपको नीचे एक चित्र दिखाता हूँ, इस प्रकार के चित्र को देखो आप, ये हर एक समान इकाई है, सब समान, लेकिन इसकी रिपीटेशन हो रही है, बार बार रिपीटेशन होगी तो ये इस प्रकार से एक व्यवस्थित क्रम बनेगा, और व्यवस्थित क्रम बनने से क्या होगा, एक जो चीज़ अपन बना रहे हैं वो बन जाएगी। अब प्लास्टिक की वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। तो प्लास्टिक की वस्तुएं क्या होती है कि सभी संभव आकारों में और साइजों में उपलब्ध होती हैं, बिल्कुल, और इसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात है पुनः चक्रण होती है, यानी कि इसको रिपीट दूसरे वापस चीज़ों में वापस बनाया जा सकता है पिघला कर। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इसे बेल कर चादरें बनाई जा सकती है, और इसकी चादरों से जैसे अपन चादर वगैरह होती है छत पर लगाने की, उस प्रकार की चादरें जैसे बन जाती है, और विभिन्न शेप में बन जाती है, खिलौने आदि इन्हीं से बनते हैं। अब पॉलीथीन क्या होती है, पॉलीथीन जो अपन सामान भरने के लिए काम में लेते हैं, तो ये पॉली और एथीन दो प्रकार की मिश्रण से मिलकर बना होता है। जो पॉलीएथीन क्या होता है कि प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली जो पॉलीथीन है वो इससे बनती है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को देखिए और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुलायम होती है, और इतनी मतलब ज़्यादा यूज़ होने लग गया है कि मतलब आप पूछो मत कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है इसका प्लास्टिक का। प्लास्टिक क्या है कि जो गर्म करने पर आसानी से विकृत यानी कि टूट जाती है, और सरलतापूर्वक दूसरी चीज़ में अपन इसको मोड़ सकते हैं, ये इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी माने जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के, जो अपने नल के पाइप वगैरह हो रहे हैं, तो थर्मोप्लास्टिक की अच्छे से उदाहरण है। इनका उपयोग खिलौनों, कंघियों, विभिन्न प्रकार के पात्रों में बनाया जाता है, जो आपको पता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि ये एक विस्तृत मस्त एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि मजबूत वाली प्लास्टिक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, ये बेकेलाइट और मेलानमाइट इन प्रकार की चीज़ों में बनाई जा सकती है। अब इसका उदाहरण मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कहाँ यूज हो रहा। आप घर में अपने जो बिजली के बोर्ड हैं, स्विच बोर्ड, उनको देखेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको कि यहाँ इनका विस्तृत प्रकार से यूज हो रहा है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कूचालक होता है, ध्यान देने वाली बात है, इसमें करंट नहीं आता है, और इसी कारण इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है बिजली बनाने में, बिजली के उपकरण है ना।
और मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ होता है। इसका ये क्या होता है कि आग का प्रतिरोधक होता है। अब आपने अपने कुकर को देखा होगा और कुकर के हत्थे को देखा होगा जहाँ से आप पकड़ते हैं उसको, तो आपने कभी सोचा है कि जब अपन उसके हाथ लगाते हैं कुकर को तो इतना गर्म होता है, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं पिघलती है उसके जो लगी हुई है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यह मेलामाइन पदार्थ से बना होता है और यह अपेक्षाकृत प्लास्टिक से और ज़्यादा गर्मी सहन करने वाला होता है और ऊष्मा सहन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है इसमें। इसकी जो यह इसकी फर्श की टाइलें बनाई जा सकती है इससे, है ना। रसोई के बर्तन के हत्थे वगैरह इससे बनते हैं। कपड़े जो बनाने होते हैं उसके कपड़ों में इनका उपयोग होता है। कपड़ों में भी जो आग प्रतिरोधक होते हैं ना कपड़े, जो फायर ब्रिगेड वाले इस प्रकार के पहनते हैं, वो बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार है, यानी कि प्लास्टिक कई प्रकार है। आप यहाँ पर फोटो देखेंगे, एक एक फोटो को देख के आप पहचान जाएंगे खुद कि इसका देखो यहाँ पर प्लेटें वगैरह बन रही है, यहाँ पर इस प्रकार के स्विच वगैरह, ये प्लेट, ये इसकी क्या बोलते हैं टाइल्स वगैरह, है ना। तो आप देख रहे होंगे इसका विस्तृत अध्ययन, विस्तृत उपयोग हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं कि विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, पानी हो गया, है ना, पानी की बोतलें देखी होगी आपने, पानी, दूध, प्लास्टिक, जो सूखे मेवे हो गए, है ना, इसको भरने की बात करें या इसको पात्र की बात करें या कोई डब्बी वगैरह की बात करें, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हल्का होता है, इसका भार, कीमत भी कम है, अच्छा है, सस्ता है, सामर्थ्य है, सबकी पहुँच के पास है, उपयोग में आसानी होती है इसकी, धातुओं की अपेक्षा हल्के भी होते हैं। इसके कारण इसको प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयान जो अंतरिक्ष में काम होते हैं वो उनसे उनकी चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें उपयोग में। इसकी सूची बहुत लंबी है, आप जहाँ सोचोगे वहाँ प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। चप्पलें वगैरह, सजावट की चीज़ें, सब कुछ इसी से बनती है। अब प्लास्टिक अनविक्रियाशील, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि लोहे जैसी वस्तुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इस पर जंग लग जाता है, आपको अच्छे से पता होता है। लेकिन प्लास्टिक जल यानी और वायु दोनों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो ये खराब भी नहीं होते हैं, लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है, बस इसको धूप से बचाना होता है। तो इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब प्लास्टिक हल्का और प्रबल और चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में आपने देखा, अभी पढ़ा है कि इसका उपयोग बाल्टियाँ बनाने में, है ना, इस प्रकार की चीज़ों में, मग्गे, बाल्टियाँ, इस प्रकार की मतलब विस्तृत चीज़ों में बनाने में काम हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल यानी कि मजबूत होता है और चिरस्थायी, लंबे समय तक इसको उपयोग में लिया जा सकता है और विभिन्न आकारों में इसको डाला जा सकता है। तो इसका बहुउद्देश्य हो गया एक तरीके से। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है अभी तो। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते भी होते हैं और ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से इसका उपयोग होता है। अब प्लास्टिक के पात्र से, मतलब बहुत सारे पात्र इसी से बनाए जाते हैं। आजकल जो सारी चीज़ें बन रही है वो इसी से बन रही है, तो काफ़ी अच्छा हो गया है। प्लास्टिक कुचालक है। अब कुचालक यानी कि इसके अंदर जो विद्युत है, यानी कि जो करंट है वो फ्लो नहीं होता है, यानी कि करंट नहीं आता है। ये भी सबसे बड़ा कारण है और इसी कारण भी इसका उपयोग बहुत मात्रा में हो रहा है। अब आपको पता होना चाहिए, क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक रूप से इसका उपयोग होता है। दवा की गोलियां भी इसी से बनती, पैकेट होते हैं ना वो पैक करने की, वो इससे बनती है ना। और गाँव को भरने हैं तो धागे जो आपके यहाँ लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, अगर देखो कपड़े के धागे लगाए जाएंगे तो क्या होगा कि कपड़ों आपके वो जो टाके होते हैं ना वो पक जाएंगे और आप ठीक नहीं होंगे। लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, अनभिक्रियाशील होता है, मैंने आपको जैसे बताया अभी। तो अभिक्रिया नहीं करेगा, ये अभिक्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा कि अब जो अपने टाके हैं वो सुरक्षित रहेंगे और फिर इनको बाद में ठीक होने के बाद चिकित्सक के द्वारा काट दिया जाता है। और विभिन्न जो चिकित्सा की चीज़ें होती हैं, काम में ली जाती है चिकित्सा में जो चीज़ें हैं वो इसी से बनती है। अब बात करें माइक्रोवेव ओवन की, जो खाना बनाने में काम आता है, इसके अंदर प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पदार्थ को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एक चीज़ आएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? एक विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन के जो बर्तन आते हैं आजकल, आपने देखा होगा, आपको नॉन स्टिक बोलते हैं उनको, नॉन स्टिक तवा वगैरह, उन पर तेल भी नहीं चिपकता है और पानी भी नहीं चिपकता है। तो यह भोजन पकाने में, पात्रों में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है अभी के हिसाब से, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये देख लिया आपने। अब एक देखते हैं अग्निसह प्लास्टिक, यानी कि जो अग्नि को सह लेता है। यद्यपि संश्लेषित जैसे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु आपके लिए जानना एक रोचक चीज़ होगी कि जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, उनकी जो कपड़े होते हैं वो मेलामाइन पदार्थ की जो पदार्थ होता है उसकी परत से मिलकर बने होते हैं, यानी कि
हालांकि उससे तो कपड़े नहीं बनते, लेकिन कपड़ों के ऊपर उसकी परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है कि जो आग वो खुद उनके कपड़ों के ऊपर आग नहीं लगती है। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली बार बताया, अभी जस्ट प्लास्टिक और पर्यावरण। अब हम बात करते हैं, प्लास्टिक के उपयोग देख लिए, किस प्रकार की प्लास्टिक है वो देख ली। अब यहाँ पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये इसका जो निम्नीकरण होता है, यानी कि इसको अपघटन होता है, यह बहुत बहुत बहुत, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे भी कम होता है इसका, और बहुत सालों तक इनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आपको घर में जो आप सब्जी लाते हैं बाहर से, जो भी सामान लाते हैं, उसकी पॉलीथीन है, उसको आप एक खड्डे में मिट्टी, जो मिट्टी होती है वहाँ खड्डा करके अब उसको गाड़ देना और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देना। आप देखोगे आप सालों साल, मैं कह रहा हूँ आपको 2 साल बाद देखना है, आपको बहुत कम मात्रा में उसका अपघटन होगा। तो इसका मतलब नाम लेते से ही दिमाग खराब हो जाता है एक तरीके से। इसका उपयोग हमको कम से कम करना चाहिए, जहाँ इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन अपन समझदार हैं इंसान है तो अपने को कम से कम उपयोग करना चाहिए। क्योंकि धरती पर क्या होता है कि इसकी चादर बिछ जाती है एक तरीके से, फिर धरती पानी सोख नहीं पाती है, और फिर क्या होता है कि भूमि बंजर होती चली जाती है, और इसको गायें भी खा लेती हैं। गायें खाने के कारण इनके पेट में चली जाती है, और पेट में इनका अपघटन नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है, ये 2 चीज़ें सोच कर ही आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करो। अब जब हम बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी मिलती है आपको। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा होता रहता है, और यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। फिर प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या बनी हुई है अभी के हिसाब से, तो क्योंकि प्लास्टिक का हैवी उपयोग हो रहा है। अब बात करें पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होते हैं, ये जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते वो जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं, यानी कि बहुत टाइम लगता है इसमें। अब मैं आपको छोटी सी एक लिस्ट बनी हुई है वो आपको बताता हूँ, इसमें क्या क्या बना हुआ है। जो सब्जियां होती हैं, इनके छिलके होते हैं, वो 1 से 2 सप्ताह में ये जैव निम्नीकरण यानी कि अपघटित हो जाते हैं। कागज होता है वो 1 महीने में 10 से 30 दिन में, अलग अलग प्रकार का कागज होता है तो वो अपघटन हो जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में वो गल जाता है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में वो ऑटोमेटिक गल जाती है, और वैसे भी जल्दी, बहुत जल्दी गल जाती है वैसे भी। और ऊनी वस्त्र लगभग 1 साल में वो ख़त्म हो जाते हैं। और जो एल्यूमिनियम और इस प्रकार की धातुएं हैं वो 100 से लगाकर लगभग 500 वर्ष तक ये चलती रहती है, अपघटित नहीं होती। लेकिन प्लास्टिक का नाम लेते हुए यहाँ पर कोई आइडिया नहीं दिया गया, उस पर लिखा है कई वर्ष। माना कई वर्ष का मतलब कह नहीं सकते कि अपघटन होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेती है। तो ये इसे आप पर्यावरण हितैषी यानी कि पर्यावरण का दोस्त तो इसे नहीं कह सकते आप। पर्यावरण प्रदूषण का कारण सबसे ज़्यादा यही है, सॉइल यानी कि मिट्टी का प्रदूषण इसी से सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस जब संश्लेषित जैसे यानी कि पदार्थ बनाया जाता है, जलाया जाता है, तो इससे क्या होता है, विषैला धुआं निकलता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। और इसके छल्ले प्रकार के बनते हैं, धुएं में छल्ले प्रकार के, इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषण भी होता है, और अगर वो शरीर के अंदर चला जाता है बहुत घातक होता है शरीर के अंदर। अब यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, कपास या जूट के थैले का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो सब्जी वगैरह लाई जाती है वो थैले के अंदर आ जाए, है ना। देखो आप सोचोगे कि मैं, दूसरे लोग तो यूज कर रहे हैं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों बंद करूं। देखो एक एक आदमी के इस प्रकार के सोचने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम प्राकृतिक लोग हैं, एक तरीके से हम नेचुरल के साथ चलते हैं। अगर साथ चलेंगे तो काम बनेगा। जैसे अभी आप बीमारी को देख ही रहे, अभी आप, मैं नाम लूँगा कोरोना, जैसे आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ कितनी खतरनाक बीमारी है। तो इसका कारण क्या है कि अपन ने पृथ्वी का, जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं, उनका अनाप शनाप तरीके से उपयोग किया है। बदले में हमने दिया क्या, कुछ नहीं। मतलब देते क्या रहे हैं उसको बदले में, देना, उससे लेना तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। देते हैं अपन ढेर सारा प्रदूषण, ढेर सारी गर्मी, और केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजेशन, इस प्रकार की चीज़ें देते हैं हम। और अपने जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पेड़ काट दिया। लगाने का कभी सोचा? बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी में एक भी पौधा लगाया? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की चीज़ें तो हम करेंगे नहीं। और बन बैठे हैं भाई साहब बहुत बड़े कि हाँ हम तो ये हैं, हम तो वो है। तो मैं सबसे एक ही गुजारिश करूँगा, आप सब बच्चे हैं, जीवन में मतलब क्या है कि जितने आपके परिवार में सदस्य हैं, कम से कम उतने, अगर एक एक व्यक्ति एक एक पौधा लगाएगा, चाहे परिवार के व्यक्ति ना लगाए, लेकिन अगर परिवार आपके 10 जनों का परिवार है या 5 जनों का परिवार है, तो अगर उसकी जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति ले लेगा, कोई एक व्यक्ति ये सोच लेगा, सारे नहीं सोचेंगे, मेरे को पता है सारे सोचेंगे नहीं, लेकिन कोई एक व्यक्ति सोच के ये रख लेगा कि हाँ इन
सारे के लिए सारों का जो काम मैं करूँगा और ये नहीं लगाएंगे तो मैं इनके लिए पौधा लगाऊंगा। यानी कि घर में अगर 5 जने आपके, तो अगर 5 पौधे भी लगाएंगे आप, एक जना मिलकर 5 पौधे लगाएगा तो पांचों का काम हो जाएगा, उनको पांचों को नहीं लगाना पड़ेगा। अगर पांचों में से एक जना भी ऐसा सोच लेगा तो मैं कह रहा हूँ आपको, पृथ्वी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है बाकी तो। और अगर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो आप बिल्कुल पर्यावरण को प्रदूषित होने से और पृथ्वी को, जो हमारी माँ है, धरती माँ बोलते हैं इसको प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों मेरी, अगर आप अगर मैं फेस रिवील कर रहा होता, इसमें मैं दिख रहा होता, तो मैं आपको हाथ जोड़ के आपसे विनती करता। लेकिन अभी भी मैं ये कह सकता हूँ आपको कि हाथ जोड़ के विनती ही कर रहा हूँ। आपका सर होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है आपसे कि आप कम से कम ज़िंदगी में एक पौधा ज़रूर लगाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, कहना मेरा काम है, करना आपका काम है, और आप करोगे तो आपको सुकून अवश्य मिलेगा। बाकी इस प्रकार की पढ़ाई करके आपको क्या मतलब, जिससे प्रकृति को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा, लेकिन पुनः चक्रण में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इतना ज़्यादा जो प्रदूषण वगैरह होता है, उसको देखते हुए इसको वापस पुनः चक्रित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम एक और नियम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं 5R। वैसे RRR का नियम पढ़ते थे अपन, लेकिन अब ये 5R, 2R और जुड़ गया है, जिसके अंदर क्या है कि प्लास्टिक के बारे में बताया गया है। उपयोग कम करिए, यानी कि रिड्यूस कीजिए, बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है अपने को। पुनः उपयोग करिए, यानी कि रीयूज। जैसे प्लास्टिक की बोतल में अपन ने पानी वगैरह पी लिया तो वापस से उसको किसी न किसी काम में लीजिए, उसको वापस यूज कीजिए। पुनः चक्रित करिए, यानी कि इसको रिसाइकिल कीजिए, अगर हो सके तो वापस उसको कुछ उसकी चीज़ें बनाइए, जैसे उसकी चीज़ें बनाइए। प्लास्टिक की बोतलों से विभिन्न डिजाइनें बनाइए, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाइए, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग मत कीजिए। पुनः प्राप्त करिए, रिकवर कीजिए, और उपयोग ना करना या उसको रीयूज रिफ्यूज़ कर दो, हम उपयोग ही नहीं करेंगे। इस प्रकार की अगर आदतें अपन अपना लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि जो पृथ्वी पर जो एक प्रकार से इतनी बीमारियाँ हो रही है, इनको कारण को हम समझ पाएंगे। अब क्या आपने देखा है कि ऐसे कचरे के ढेर देखे होंगे आपने सिटियों में, आप शहर में जाते होंगे, देखे होंगे, जहाँ पशुएं, गायें वो कचरा खा रही है, खाद्य अपशिष्ट पड़ा हुआ है, पॉलीथीन वगैरह, कागज़ के रैपर वगैरह बहुत सारे हैं, और हर कुछ वो चीज़ें खा रही है। देख कर ही एक दिमाग खराब हो जाता है। अब होता क्या है कि जब प्लास्टिक जो होती है वो पशुओं के श्वसन तंत्र में, कंठरोध में, यानी कि जो गले में, वो अवरुद्ध हो जाती है, और आमाशय में एक स्तर बना, चारों ओर घूम जाती है, आमाशय के अंदर चिपक जाती है, जिसके उनकी ऐसी दर्दनाक मृत्यु होती है कि पूछो मत आप। अब लापरवाही से फेंकी हुई पॉलीथीन की थैलियाँ, चाहे नालियों में पड़ी होगी, कहीं को इधर उधर पड़ी होगी, लापरवाही से सब कुछ हो रहा है। जैसे पैकेट हो गए बिस्किट के, चिप्स के, इनके खाली खाली रैपर हो गए, इनके कागजों पर इधर उधर, पिकनिक मैन, जैसे क्या बोलते हैं, गार्डन मैन, इधर उधर अपने आप बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। तो अपन एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाएंगे और अपने देश को अगर स्वच्छ बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि देश को तो क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देश भी नहीं सोचे ना, अपने जगह के बारे में सब आदमी सोच ले, एक एक करके व्यक्ति सोच ले कि नहीं, देश का नहीं, मैं अपने यहाँ पे खुद अपने पास करूँगा, तो सब ऐसा सोच लेंगे तो पृथ्वी वैसे ही एकदम स्वच्छ हो जाएगी, जो कि आपकी माँ है, हम सबकी माँ है। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में भी पड़ी रहती हैं, जिसके कारण जो जलाशय, यानी कि जो पानी के अंदर रहने वाले जीव है, उनकी भी दर्दनाक मृत्यु होती है। खरीदारी के लिए अगर जाते हो आप तो सूतिया कपड़ा, जूट का कपड़ा, यानी कि जो बोरियाँ होती है उसका कपड़ा ले जाया करो, है, कपड़े की थैलियाँ बना कर ले जाया करो। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम करो, सबसे कम करो। प्लास्टिक के स्थान पर आप स्टील का, इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करो, तो ताकि अच्छा होगा। अब आपने इस पार्ट से, इस चैप्टर किससे क्या सीखा, तो सबसे पहले जो सीखा उसके बारे में। संश्लेषित रेशे प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत ज़्यादा इकाइयों से निर्मित बने होते हैं, और ऐसी इकाइयों को बहुलक कहते हैं। यह बहुलक क्या होता है, अनेक छोटी छोटी इकाइयाँ रिपीट होती है। जबकि प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं, पौधों, जंतुओं, इस प्रकार की चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। संश्लेषित रेशों में पेट्रो रसायन होते हैं, उनके प्रक्रम से इनको बनाया जाता है। जबकि प्राकृतिक रेशों की भांति इनको इस प्रकार से कपड़ों से मिलकर बनाया जाता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू, जैसे रसिया, बाल्टी हो गई, फर्नीचर हो गया, पात्र हो गया, वायुयान हो गया, इस प्रकार अंतरिक्ष सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में, इसमें यहाँ उपयोग हो रहा है। और संश्लेषित रेशों का उपयोग बहुत ज़्यादा वृहद मात्रा में हो रहा है, जहाँ रसायन का प्रयोग करके रेयोन, नाइलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और मेलामाइन, इस प्रकार की चीज़ों में इनका उपयोग होता है। और विभिन्न प्रकार के जो रेशे होते हैं, जो अपनी प्रबलता है ना, जल अवशोषण की क्षमता, जलने की क्षमता, उसकी जलने की प्रकृति, इस प्रकार की चीज़ों के कारण इनका उपयोग
अलग अलग प्रकार से होता है। प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उपयोग करना भी समझदारी होती है। पहले भी प्लास्टिक नहीं था, आया तो एकदम से बवाल मचा के रख दिया इसने। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं होता है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, नुकसान करता है। तो इसका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। मैंने बता ही दिया। अब हमें आवश्यकता है कि प्लास्टिक की जगह पर कुछ हम दूसरी चीज़ों का उपयोग किया जा सकते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए खतरा है, उससे ज़्यादा अपने जीवन के लिए भी खतरा है। कुछ संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? संश्लेषित रेशों के बारे में, जो संश्लेषित रेशों का टॉपिक है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ उसमें जो लिखा हुआ है आपसे लिख देंगे आप यहाँ पर। अब बात करें रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है या नहीं है, क्योंकि इसका रेशम समान होता है या इसे काष्ठ उद्योग से प्राप्त किया जाता है। इसे प्राकृतिक रेशों से बनाया जा सकता है, तो इसे काष्ठ उद्योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करें उचित स्थान भरने की, तो संश्लेषित रेशे अथवा रेशे भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशों को और क्या कहते हैं संश्लेषित रेशे में देखेंगे आप। तो एक तरीके से जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अच्छे से खुद ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बता दूंगा, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि हमको क्वेश्चन आंसर ही कराओ, तो मैं क्वेश्चन आंसर की इन चैप्टरों की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको क्या होगा कि दिक्कत नहीं होगी। अब पहले आप सबसे पहले खुद संभालेंगे और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, ताकि आपको वहाँ से केवल क्वेश्चन आंसर मिले और यहाँ से जो अपना चैप्टर है उसकी समरी मिले। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी मैं चैप्टर के बीच बीच में साझा करता रहूँगा, और आप जो इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको एक अच्छे से जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वीडियो को अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं भी आती हैं तो आप अनलाइक का ऑप्शन है वो भी दबा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना ध्यान रखेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। जय हिंद।